बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए लफ्ज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि प्रोटीन को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रोटीन को क्लासीफाई करने के लिए कोई भी प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है। अलबत्ता हम लोग अपनी फैसिलिटी के लिए प्रोटीन को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक के लिए लफ्ज़ हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे के लिए लफ्ज़ ग्लोब्यूलर प्रोटीन के हवाले से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में मेजर डिफरेंस क्या है, इसके हवाले से काफ़ी दफ़ा शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला है जी फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा हमने यहाँ लिखा है दैट इज़ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन का मतलब क्या होता है सर? आपको पता है ये प्रोटीन अमाइनो एसिड के बने होते हैं और अमाइनो एसिड में जो चेन मौजूद होती हैं उसको पॉलीपेप्टाइड चेन के नाम से याद किया जाता है। अब फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन की तादाद एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन लिमिटेड होती हैं, महदूद तादाद में हो सकती हैं। और याद रखिएगा ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक हो या एक से ज़्यादा हो तो ये फाइबर्स की फार्म में यानी धागों की फार्म में मौजूद होते हैं। इसी वजह से इस प्रोटीन के लिए लफ्ज़ फाइब्रस प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब इसका कंपैरिजन या मवाजना हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ करते हैं तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन मल्टीपल होती हैं। मल्टीपल का मतलब काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये आपस में फोल्ड आउट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटना शुरू कर देती हैं और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो या तो सफेरिकल हो सकता है। सफेरिकल का मतलब ये गोल हो सकता है या सिंपली केसेस में दैट इज़ जस्ट लाइक एन एग यानी बेजवी शक्ल का हो सकता है, जिसके लिए लफ्ज़ एलिप्सॉइडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चूंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्ड आउट होने के बाद सफेरिकल या एलिप्सॉइडल शक्ल बनाती हैं, जिसके लिए लफ्ज़ आप लोग ग्लोब्यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में ये नज़र आ सकता है। पहला डिफरेंस ये हो गया सर। दूसरा डिफरेंस ये है कि फाइब्रस प्रोटीन में जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से याद किया जाता है और ग्लोब्यूलर के केस में टर्शरी स्ट्रक्चर आता है। अब सवाल ये फिर प्राइमरी और क्वार्टरनरी को कहाँ रखेंगे? तो याद रखिएगा सबसे पहले मैं कहा था कि प्रोटीन को क्लासीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है। जब कोई सिस्टम नहीं है तो उसकी वजह से उस चीज़ का आंसर भी यहाँ मौजूद नहीं है। सो फाइब्रस प्रोटीन की मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग टर्शरी स्ट्रक्चर के हवाले से लिख सकते हो। उसके अलावा जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं, मतलब पानी के अंदर ये हल नहीं हो सकती। मैं मिसाल लिख लेता हूँ इसके हवाले से, वो है केराटिन के हवाले से। केराटिन नेल्स और हेयर्स के अंदर मौजूद होती है और नेल्स और हेयर्स कभी भी पानी के अंदर हाल नहीं होते, जिसके लिए लफ्ज़ इनसॉल्युबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तो ये सॉल्युबल होते हैं, जिसमें मिसाल मैं एंजाइम की लिख सकता हूँ, हीमोग्लोबिन की लिख सकता हूँ, हार्मोन्स की लिख सकता हूँ, एंटीबॉडीज़ की लिख सकता हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें पानी के अंदर हल हो जाती हैं, इसी वजह से इसके लिए लफ्ज़ सॉल्युबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चौथे पॉइंट में याद रखिएगा सर कि फाइब्रस प्रोटीन के ऊपर जब फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन तब्दील कर दी जाती हैं तब ये उसकी सेहत के ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं डालती हैं। अफेक्ट के ऊपर मैं क्रॉस डाला है तो क्रॉस का मतलब ये है कि किसी भी तरह का वो असर नहीं डालती हैं। मैं मिसाल लिख लेता हूँ कि सिल्क फाइबर्स हो गया, मायोसिन होगा, केराटिन हो गया या स्पाइरल वेब हो गया या फाइब्रिन हो गया, इसकी सेहत के ऊपर इस कंडीशन का कोई असर नहीं है। यानी लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, उसको बढ़ा दें कम कर दें तो इसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो इसके ऊपर असर पड़ता है। जैसे एंजाइम्स की बात की है सर, एंजाइम के केस में टेम्परेचर अगर 40 या 45 से ऊपर चला जाए तो एंजाइम डी नेचर हो जाती है, इसका मतलब ये उसके ऊपर असर डालता है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट ये है कि नॉन क्रिस्टलाइन यानी इसके केस में क्रिस्टल नहीं बनते। अब क्रिस्टल के केस में अब बात करना चाहे तो सेल्फ फाइबर्स के केस में क्रिस्टल नहीं बनते, मायोसिन है, केराटिन किसी के केस में क्रिस्टल नहीं बनते। अलबत्ता ये इलास्टिक होते हैं, लचकदार होते हैं, लेकिन इसके केस में देखा जाए तो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हमें नज़र आती है। लेकिन ये तब होगा जब कंडीशन बदल जाती हैं, यानी एंजाइम के ऊपर हालात बदल जाएं, एंटीबॉडीज़ के ऊपर हालात बदल जाएं, टेम्परेचर है, लाइट है, ह्यूमिडिटी है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर दैट टोटली चेंज इनटू अ क्रिस्टल। इसी वजह से इस ग्लोब्यूलर प्रोटीन के केस में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा छठा पॉइंट ये है कि ये फाइब्रस प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी वजह से इसके लिए लफ्ज़ स्ट्रक्चरल रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो नेल्स और हेयर्स हैं ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन अपने नेचर के हवाले से दैट इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन। तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल रोल अदा करती है।
लेकिन जब बात आप लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन की करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम देती हैं, इसी वजह से इसके लिए लफ्ज़ फंक्शनल रोल का अदा किया जा सकता है। मैं मिसाल अगर लिखना चाहूँ, एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हार्मोन्स को ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाता है। और हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब ये क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए लफ्ज़ फंक्शनल रोल का अदा किया जाता है। बाकी फाइब्रस प्रोटीन में मिसालें लिखना चाहें, सेल फाइबर्स के हवाले से लिखी जा सकती है। मायोसिन जो कि मसल्स के अंदर मौजूद होता है, उसकी बात की जा सकती है। मसल में एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है। यहाँ मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमने मायोसिन के हवाले से लिखी है। बाकी कैरेटिन की एग्जांपल लिख सकते हैं, ये नेल्स और हेयर्स के अंदर मौजूद होता है। स्पाइडर वेब की बात की जा सकती है। या फाइब्रिन, फाइब्रिन हो या फाइब्रिनोजन हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ ब्लड क्लाट। ये ब्लड क्लाट तब बनाया, आम हालात में नहीं बनाते, या किसी को इंजरी हो तब उस कंडीशन में खून के बॉडी से बाहर निकलने के रोकने के प्रोसेस में ये जहाँ से ब्लीडिंग होती है वहाँ पे ये खून का क्लॉट या लोथड़ा बना देते हैं, ताकि लॉस ऑफ वाटर को रोका जा सके। तो ब्लड क्लॉट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन का है, और ये मोस्ट कॉमन है इन केस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल के हवाले से।